तो अब हम देखने वाले हैं कि ऐसे 540 ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो है, ऐसे 540 ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो है वो क्या बोलता है। वो है ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स का है। की बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो एस्टिमेट्स होते हैं, और उसमें इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो होते हैं, जो फेयर वैल्यू के एस्टिमेशन तुम्हारे एफआर में आते हैं वो, एंड उसके रिलेटेड कोई भी जो डिस्क्लोजर्स है वो सब इसमें कवर होता है। तो सबसे पहले बोलता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का नेचर कैसा होता है। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का नेचर डिपेंड करता है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी पे, कि भाई जो तुम एस्टिमेशन ले रहे हो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी है, कि कितना पता है कि ये हो सकता है, या कि फिर कितना पता नहीं है कि ये होगा कि नहीं। यानी कि अनसर्टेनिटी कितनी है उससे अफेक्ट करता है दो चीजें, द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो शुरुआत कैसे करोगे, द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अफेक्ट्स, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जो एस्टिमेशन करने की अनसर्टेनिटी है वो अफेक्ट करती है दो चीजों को। एक तो तुम्हारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, आरओएमएम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के आरओएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, और उनकी ससेप्टिबिलिटी टू अनइंटेंशनल और इंटेंशनल मैनेजमेंट बायस। कि भाई देखो, जितना अनसर्टिनिटी रहेगा ना उसमें बायस का चांस उतना ज्यादा हो जाएगा। सर्टेनिटी है इसका मतलब बायस का चांस कम होगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज की सर्टेनिटी होती है तो तुम उससे डिविएट होगे तो पता चल जाएगा मैनेजमेंट ने बायस किया, तो वो कर नहीं सकता ऐसा। इसलिए तो डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अफेक्ट्स द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड द ससेप्टेबिलिटी टू अनइंटेंशनल और इंटेंशनल मैनेजमेंट बायस। अब क्लासिफिकेशन इस अनसर्टिनिटी की वजह से, ये जो एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी है इसके वजह से दो क्लासेस में, यानी कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन कर सकते हो तुम एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी के, लो एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी और हाई एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी। यानी कि एक तो वो जहां पे लो है, एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी कम है, और एक जहां पर ज्यादा है। तो लो कब कब होती है, जब तुम्हारा जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो ऐसे बिजनेस में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज में ले रहे हो जो नॉट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नेचर का नहीं है कुछ भी। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइजिंग इन दी बिजनेस एक्टिविटीज दैट आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो कॉम्प्लेक्स नहीं है उसके एस्टिमेट्स कैसे होंगे, लो अनसर्टेनिटी वाले। रूटीन ट्रांजेक्शंस, रिलेटेड टू रूटीन ट्रांजेक्शंस है तो भाई ये लो अनसर्टेनिटी होगा, रूटीन ट्रांजेक्शन है तो तुमको पता होगा। डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा दैट इज रेडिली अवेलेबल डेटा और एक्सचेंज ट्रेडेड प्राइजेस जो होते हैं, वैसे पब्लिश डेटा या रेडिली अवेलेबल डेटा है तो भाई बाहर से आउटसाइड सोर्स का डेटा यूज ले रहे हो तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होगा, उसमें बायस का भी चांस कम होगा। वेयर द मेथड ऑफ मेजरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज सिंपल एंड अप्लाइड इजीली, जहां पर खुद ही मेजरमेंट का फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क ने, एएफआरएफ ने तुमको मेजरमेंट बताया कि कैसे करना है, मेथड ऑफ मेजरमेंट, और वो सिंपल है और अप्लाई भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ उसने उल्टा सीधा बता दिया कि भाई कहाँ से पता करूं, तुमको एकदम आसान चीज बताई है। तो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, रूटीन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, डेटा रेडीली अवेलेबल है, मेथड्स और मेजरमेंट तुमको एफआरएफ ने बताया और सिंपली और अप्लाइड इजीली हो सकता है। हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में क्या होता है, कोई ऐसी लिटिगेशन का आउटकम, कोई भी लिटिगेशन का आउटकम हाई अनसर्टेनिटी होगा हमेशा ही। क्यों? क्योंकि किसी लिटिगेशन का आउटकम यार जो बाहर डिपेंड करता है, तुमको कैसे पता, हमेशा हाई अनसर्टेनिटी वाला होगा। हो सकता है तुमको लगता है तुम जीत जाओगे और अचानक से हार जाओ, क्योंकि आउटकम है, लिटिगेशन का आउटकम कभी भी हाई अनसर्टेनिटी आइटम होगा। ऐसे चीजों की फेयर वैल्यू पता करना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के फेयर वैल्यू पता करना जो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है। तो अभी जो पब्लिकली ट्रेड, जैसे अकीन केमिकल्स करके कोई कंपनी है समझो, तो अब वो अकीन केमिकल्स है, कोई जानता है नहीं जानता है, वो प्राइवेट लिमिटेड है। तो अब अकीन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फेयर वैल्यू क्या हो सकता है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विद हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप्ड मॉडल। समझो हाईली स्पेशलाइज्ड कोई एंटिटी नहीं, कोई ऐसा मॉडल डेवलप किया है जैसे रिलायंस ने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के लिए किया होगा। तो हाईली स्पेशलाइज्ड एंटिटी डेवलप मॉडल है फेयर वैल्यू पता लगाने के लिए, तो वो भी हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, क्योंकि वो मॉडल का क्या भरोसा, उसने भी तो कई सारे इनपुट्स जो ऐसे लिए हैं जो मार्केट में ऑब्जर्वेबल नहीं है, मतलब तुमको नहीं पता है मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एस्टिमेशन विद इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बायस, मैनेजमेंट बायस के क्या क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अब मतलब भाई तुम गए, तुमने देखा, तो मैनेजमेंट बायस कर रहा है, इसका क्या इंडिकेटर हो सकता है कि मैनेजमेंट कहीं बायस कर रहा है। तो इसका क्या इंडिकेटर होगा, इसके चार इंडिकेटर्स होंगे।
use of an entity's own assumptions for fair value accounting estimates when they are inconsistent with the observable market assumptions। मतलब खुद के assumptions यूज कर रही है। अरे भाई, इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बायस की बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट का बायस है ये कैसे पता चलेगा? मैनेजमेंट का बायस यहां से पता चलेगा कि मैनेजमेंट खुद के assumptions यूज कर रहा है, जबकि बाहर assumptions अवेलेबल है और उन assumptions से, ऑब्जर्वेबल मार्केट प्लेस assumptions से वो इनकंसिस्टेंट है। The use of an entity's own assumptions for the fair value accounting estimates when they are inconsistent with the observable market assumptions। मार्केट से अलग ही अपने assumptions कुछ ले रहा है तो। दूसरा क्या है? सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट assumptions। Selection or construction of significant assumptions that yield a point estimate favorable for management objectives। मीन्स ऐसे select या construct कर रहे हो तुम assumptions, significant assumptions। तुमने select किया या construct किया कोई assumptions, तुमने जो select और construct किया है assumptions, वो ऐसे point estimate किया है कि फेवरेबल फॉर योर ऑब्जेक्टिव है। यानी कि एंटिटी के लिए जो फेवरेबल है ना, बस वो तुमने सिग्निफिकेंट assumptions ले लिया है। सिलेक्शन ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेट दैट में इंडिकेट अ पैटर्न ऑफ ऑप्टिमिज्म। कोई पैटर्न दिख रहा है उसमें भाई, ऑप्टिमिज्म या पेसिमिज्म का। जैसे मेरे जैसा कोई आदमी गया है तो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, तो थोड़ा assumptions में पॉजिटिविटी दिखेगा कि आगे जाके सुधार आएगा, ऐसा वैसा। और कोई नेगेटिव बंदा रहेगा तो वो क्या बोलेगा? अरे यार, आगे जाके मार्केट खराब होने वाला है, ऐसा वैसा। तो सिलेक्शन, तुम्हारा एस्टिमेट का सिलेक्शन में कहीं, एस्टिमेशन में कहीं ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दिख रहा है। और लास्ट में अब्रप्ट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बेस्ड अपॉन सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस बदलने के साथ साथ तुम्हारे चेंजेस हो रहे हैं किसमें? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में। यानी कि हालात बदले, तुम्हारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फटाफट बदल रहे हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं हो रहे हैं। तुमको लगता है आज हमारे लिए अच्छा है कि भाई ज्यादा वैल्यू दिखानी है कंपनी में तो फेयर वैल्यू यूज कर रहे हो, जिस दिन लगता है यार ज्यादा वैल्यू नहीं दिखानी, कम दिखानी, तो कॉस्ट एस्टिमेट यूज कर रहे हो। अरे भाई, ऐसे नहीं चलता है। तुम एक चीज फिक्स करो। तो अब्रप्ट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट दिखाते हैं कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इंडिकेटर है वो, मैनेजमेंट बायस का। तो ओन assumptions inconsistent with the market assumptions, constructions or assumptions that yield a point estimate favorable for management objective, selection of a point estimate that may indicate a pattern of optimism or pessimism, or abrupt changes। लास्ट में आता है फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो एक जाडी, एक जाडी, जाडी इसका अपन ने कोडवर्ड बनाया है कि जाडी बताता है कि एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी किससे इन्फ्लुएंस होती है? जाडी से इन्फ्लुएंस होती है। जाडी क्या क्या होता है? डिपेंडेंस ऑन जजमेंट, फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। जाडी, जाडी में क्या आता है? जजमेंट। जो एक्सटेंट ऑफ डिपेंडेंस ऑन जजमेंट, जजमेंट, डिपेंडेंस ऑन जजमेंट कितना है, जाडी का ये बोलता है तुम्हारा जजमेंट ऑन डिपेंडेंस है, तो भाई तुम्हारा ये इन्फ्लुएंस करेगा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को। ज्यादा होगा ना भाई, जजमेंट जहां पे ज्यादा वहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा। तो जजमेंट, डिपेंडेंस ऑन जजमेंट, रिलायबल डेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा और एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। तीसरा, एक्सटेंट टू विच एस्टिमेट इज ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल कितना है। और सेंसिटिविटी एसोसिएटेड विद द अजम्पशंस। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जैसे फेयर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अदर देन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है, ये आपको दिख रहे हैं कि जैसे इन्वेंट्री, वारंटी, डेप्रिसिएशन, ये सब फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स नहीं है, ये सब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स क्या होता है? फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स होता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की फेयर वैल्यू पता लगाना, शेयर बेस्ड पेमेंट्स की फेयर वैल्यू पता लगाना, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट हेल्ड फॉर डिस्पोजल की फेयर वैल्यू पता लगाना, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो तो फेयर वैल्यू वगैरह पता लगाना। ये तुम एफआर याद करोगे तो काफी चीजें कवर हो जाएगी। फिर ऐसे 540 का ऑब्जेक्टिव आता है, ये स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन है जो तुमको देना चाहिए। स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन बोलता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एएफआरएफ। यानी कि एएफआरएफ के कॉन्टेक्स्ट में ये दो चीजें बोलेगा कि एएफआरएफ के कॉन्टेक्स्ट में तुमने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिया है वो रीजनेबल है क्या। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स उसमें इंक्लूड कर लो फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग Accounting estimates including fair value estimates in the financial statements are recognized और disclosed। जो रिकॉग्नाइज किया है तुमने एस्टिमेट या डिस्क्लोज किया है, चाहे को रिकॉग्नाइज भी करोगे और डिस्क्लोजर्स भी दोगे, तो रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोजर जो दिया है क्या वो रीजनेबल है? क्या वो रीजनेबल है? और अगर वो रीजनेबल है तो क्या रिलेटेड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेट भी है? तो दो चीजों की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, रीजनेबिलिटी ऑफ द रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर, रीजनेबलनेस ऑफ द एस्टिमेट्स मेड रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड, एंड द डिस्क्लोजर जो दिया है उसके एडिक्वेसी की। एक तो पहले तुमने रीजनेबल दिया है क्या, रीजनेबल दिया तो क्या जितना दिया वो एडिक्वेट है क्या?
चलो हो सकता है रीजनेबल दिया, पर 10 देना था, तुमने 4 ही दिया है, वो भी रीजनेबल दिया। अरे भाई 10 देना था ना, एडिक्वेट नहीं है। तो एडिक्वेसी भी देखो, रीजनेबलनेस भी देखो। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसे करोगे, RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कैसे करोगे। तो अंडरस्टैंड करो, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, थोड़ा इन चीजों को समझो, अंडरस्टैंड द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ ROMM के लिए। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ AFRF की रिक्वायरमेंट्स रिलेवेंट टू द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूड्स। सबसे पहले देखो कि तुमको समझना है ना एस्टिमेशन में क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। तो पहले देखो AFRF क्या बोलता है। भाई AFRF जो यूज कर रही है एंटिटी, वो भी तो कुछ बोलता होगा ना एस्टिमेशंस को लेके, या फिर जिस पर्टिकुलर में उसमें वो क्या बोल रहा है। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ AFRF रिलेटिंग टू द एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स और एस्टिमेट्स को लेके, एस्टिमेट्स के डिस्क्लोजर और उनको लेके AFRF की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो AFRF कहीं ये प्रिस्क्राइब तो करता है कोई कंडीशन रिकॉग्निशन के लिए, क्या कंडीशंस है। वेदर AFRF प्रिस्क्राइब सर्टेन कंडीशंस, क्या वो कोई कंडीशंस दे रहा है रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या वो कोई मेथड्स और मेजरमेंट्स दे रहा है। क्या वो कंडीशंस दे रहा है रिकॉग्निशन की। क्या वो कोई मेथड्स और मेजरमेंट बता रहा है। क्या वो फेयर वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, रिक्वायर मेजर करनी है कि नहीं वो बता रहा है। पूछ रहा है कि वेदर रिक्वायर्स अ फेयर वैल्यू मेजरमेंट, क्या वो रिक्वायर भी करता है क्या, पहले ये तो देखो। अगर नहीं करता और फिर भी तुमने एस्टिमेट लिया तो पता चलेगा ना यार तुम क्यों कर रहे हो जब तुमको AFRF बोल ही नहीं रहा है। तो AFRF प्रिस्क्राइब कर रहा है, मेजरमेंट दे रहा है, मेथड्स दे रहा है तुमको। कोई मेथड मेजरमेंट की, फेयर वैल्यू मेजरमेंट की बात कर रहा है वो, या फिर कोई परमिटेड या रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर वो मांग रहा है क्या। फिर अगर वो मांग रहा है तो तुम देखो मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है उन इवेंट्स को, ट्रांजेक्शन्स इवेंट्स एंड कंडीशंस को। भाई तुमसे पहले तो जिम्मेदारी मैनेजमेंट की बनती है ना। तो मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई किसको, TEC को। TEC क्या होता है, ट्रांजेक्शन इवेंट एंड कंडीशन। तो हाउ डज मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट मे गिव राइज टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। उन हालातों को मैनेजमेंट कैसे देख रहा है, उन ट्रांजेक्शन इवेंट और कंडीशंस को मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है, जो राइज करती है, जो ये कंडीशंस खड़ी करती है, जो ये स्थितियां खड़ी करती है कि एक एस्टिमेशन लेना जरूरी हो जाता है। How does management identifies those transactions, events, and conditions that may give rise to the need for accounting estimation to be recognized or disclosed in the financial statement। अब दो तरीके की बातें हो सकती है कि मैनेजमेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सच TEC, मैनेजमेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, क्या मैनेजमेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सच TEC बेस्ड अपॉन, मैनेजमेंट क्या आइडेंटिफाई कर लेगा ऐसी ट्रांजेक्शन इवेंट्स और कंडीशंस को। ये चार चीजों पे, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। ये इसमें काम आता है नॉलेज ऑफ BSF, यानी कि क्या क्या, मैनेजमेंट का बिजनेस नॉलेज कैसा है, मैनेजमेंट का बिजनेस का नॉलेज कैसा है, मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट करता है अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी को, मैनेजमेंट का नॉलेज कैसा है, मैनेजमेंट कैसे इंप्लीमेंट करता है बिजनेस स्ट्रेटेजीज को। और इसके अलावा क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मैनेजमेंट का क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस इन प्रिपेयरिंग एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंटिटी के FS बनाने में उनका क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस क्या है। इसके अलावा एक और चीज है कि न्यू और रिवाइज एस्टिमेट की कब जरूरत पड़ेगी, जब AFRF बदलेगा, लॉ बदलेगा, न्यू नई टाइप के ट्रांजेक्शन आएंगे, कुछ ट्रांजेक्शन में टर्म्स चेंज होगा और बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आएगा। इसके बाद आता है, चलो मैनेजमेंट ने ट्रांजेक्शन इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई कर लिया कि इन ट्रांजेक्शन इवेंट्स कंडीशन में हमको कोई एस्टिमेशन लेना है। तो अब उन एस्टिमेशन को वो कैसे बनाता है, मतलब पहले तो पता कर लिया इस इवेंट में अब हमको जाके एस्टिमेशन करने पड़ेंगे, ये TEC है। अब एस्टिमेशन कर रहा है वो, तो एस्टिमेशन करते वक्त हाउ मैनेजमेंट मेक्स एस्टिमेशन, हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा ऑन विच दे आर बेस्ड। तो सबसे पहले वो कैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाता है, हाउ डज मैनेजमेंट मेक्स इट एंड द डेटा ऑन विच इट इज मेड। तो उसकी डेटा की भी जानकारी लो। भाई वो एस्टिमेशन बनाएंगे तो कोई डेटा पे बनाएंगे, तो वो डेटा सही है कि नहीं पहले ये देख लो। पता चला डेटे में कुछ गलत हुआ, डेटा में गलत हुआ, तो भाई सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए हाउ मैनेजमेंट मेक्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा ऑन विच इट इज बेस्ड। तो ये मेक का इफेक्ट इसमें काम आता है कि भाई मेथड्स और मॉडल्स ये पता करना है कि तुमने मैनेजमेंट ने कैसे किया है। तो मैनेजमेंट ने कैसे किया, बनाया अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो इसमें देखो कि मेथड्स और मॉडल्स क्या यूज किया, मेथड्स और मॉडल्स यूज, मेक का इफेक्ट काम आएगा। मेथड्स और मॉडल्स क्या यूज किया है, एक्सपर्ट का यूज लिया है क्या, controls over the data from which such accounting estimates have been made, changes from the prior period से क्या बदलाव हुआ है, क्यों हुआ है, क्या assumptions ली है,
क्या इफेक्ट है एस्टिमेशन, इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का कोई इफेक्ट है तो वो देख लो। फिर अदर पॉइंट्स में करो रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ द प्रायर पीरियड। अरे भाई तुम आज देख रहे हो तो देखो ना पहले उसने जो एस्टिमेट लिया उसका क्या हुआ है, मैनेजमेंट के पहले खराब गए हैं तो पता चलेगा ना भाई, यहाँ पे रिस्क है इनके, कभी सही नहीं जाते। तो देखो प्रायर पीरियड्स के देखो, ये अदर पॉइंट्स में आ जाएगा। और एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई है कि लो है ये पता करो। इवेल्युएट द डिग्री ऑफ हाई, इवेल्युएट द डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। जहाँ पे हाई अनसर्टेनिटी है वहां पे रिस्क भी हाई है। So matters that auditor may consider in understanding how management has assessed the estimation uncertainty, whether and how management has considered। तो अब देखो मैनेजमेंट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को समझना है ना, तो देखो मैनेजमेंट ने अल्टरनेटिव अजम्पशंस के साथ क्या किया भाई, यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव अजम्पशंस थे तो आपने यही वाला क्यों चुना, यही वाला क्यों चुना, तो पता चल जाएगा ना भाई मैनेजमेंट ने क्या अजम्पशंस लिया है, कहीं पे बायस तो नहीं है कि ये अच्छा आ रहा है दूसरे अजम्पशंस खराब आ रहे थे। हो सकता है दूसरे अच्छा आ रहे थे ये खराब आ रहे, तो पता चलता है यार मैनेजमेंट ने गलत नहीं किया अच्छा किया है। तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी पता लगाने के लिए मैटर्स दैट ऑडिटर कंसीडर इन अंडरस्टैंडिंग हाउ मैनेजमेंट हैज असेस्ड द एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, मैनेजमेंट ने कैसे असेस किया है। तो ये होता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। तो अल्टरनेटिव अजम्पशंस और आउटकम्स के साथ क्या किया है मैनेजमेंट ने। अच्छा चलो अल्टरनेटिव अजम्पशन और आउटकम के अलावा ये देखो, जहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम सिनेरियोज थे, जहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम सिनेरियोज थे, एक दो नहीं ज्यादा थे, 10 12, तो उन सिनेरियोज के साथ मैनेजमेंट ने क्या किया है, कैसे डिटरमाइन किया है। और हाउ डज मैनेजमेंट मॉनिटर्स द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड इन द प्रायर पीरियड। और मैनेजमेंट खुद का देखता है कि नहीं भाई पहले हमने ये डिसीजन लिया ये गलत चला गया, अब क्यों यार अलग करें, तो मैनेजमेंट वो कैसे चेक करता है। फिर आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में और क्या आएगा कि भाई मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली अप्लाई की है क्या क्या, एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स, एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया है, कंसिस्टेंटली अप्लाई किया है। अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, वेदर दी एएफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स हैव बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड, whether the disclosure in the financial statement relating to the estimates are as per AFRF, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिया है, अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया है, प्रॉपर डिस्क्लोजर्स दिया है कि नहीं, अप्रोप्रिएटली अप्लाई किया है कि नहीं, मेथड्स के पीछे अपना रेशनल बताया कि नहीं, मेथड्स के पीछे रेशनल देखो, रेशनल क्या है, वो एज पर एएफआरएफ है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो भी कंसिस्टेंटली अप्लाई है कि नहीं, कोई चेंज किया तो रीजनेबल है कि नहीं, टेस्ट ऑफ मॉडल यानी कि वैलिडेटेड है कि नहीं, थियोरेटिकली साउंड, मैथमेटिकली इंटीग्रिटी की है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, ऑडिट ऑफ रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज और नॉट टू रिकॉग्नाइज। मैनेजमेंट कैसे डिसाइड करता है कि रिकॉग्नाइज करे कि नहीं करे, क्या वो डिसाइड क्या जिस बेसिस पे करता है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। भाई वो कहीं तो डिसाइड करता होगा कि अब इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो रिकॉग्नाइज और नहीं करने का और करने का कैसे डिसाइड करता है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं उसके बाद वो उनको कंसिडर करता है कि नहीं। ऑडिट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कैसे होगी, हाउ मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड अल्टरनेटिव अजम्पशंस वेदर दे आर रीजनेबल, मैनेजमेंट का इंटेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। इंटेंट क्या है, मैनेजमेंट की नीयत कैसी है, मैनेजमेंट्स इंटेंट टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। वेदर ऑडिटर नीड्स टू डेवलप अ रेंज टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, वेदर ऑडिटर नीड्स टू डेवलप अ रेंज, whether the indicators of management bias, कहीं मैनेजमेंट का बायस है क्या, टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। केला ही खाना है ना, बस खा लिया तो। मतलब यहाँ नहीं ना खाना खाओ, नहीं तो छोड़ो, तो क्यों आ गया तू, 5 7 दिन का हो गया, खाओ ना खाना खाओ, एकदम सही जगह पहुंच जाओ, बत्तीस नहीं उधर सब करना।